हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज तिवारी MIT IAS एकेडमी। आज जो हमारी चर्चा होगी वो BPSC मेंस जीएस पेपर फर्स्ट। जैसा कि आप जानते हैं, जीएस पेपर फर्स्ट 300 मार्क्स का होता है, जो कि जीएस पेपर फर्स्ट 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग इतिहास का है, दूसरा भाग करंट अफेयर्स और तीसरा भाग जो है कि स्टैटिक्स का है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन हो, अच्छे रैंक आए आपकी, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जीएस पेपर फर्स्ट में आप 200 मार्क्स या 210 स्कोर करें। अगर ऐसा करते हैं तो आप ये मान के चले कि आप एक अच्छे रैंक को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके 3 सेगमेंट हैं। पहले सेगमेंट में हिस्ट्री में 3 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि आपको स्कोर टोटल मार्क्स 114 है, जिसमें आप प्रयास करें कि और ये तीनों क्वेश्चंस प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आप आउट ऑफ 114 मार्क्स आप ला सकते हैं 75, 80, 85 तक ला सकते हैं, बशर्ते कि आप बहुत प्रिसाइज लिखें। दूसरी चीज़ कि आप एस्थेटिक्स में 72 मार्क्स हैं, वहाँ भी आप 72 में 65 तक स्कोर करें। यदि आप घर में डेली बेसिस पे एक स्टैटिक्स के क्वेश्चंस बनाते हैं तो ऐसा आसानी से संभव है। तो पहले पेपर में यदि आप 75 मार्क्स स्कोर करते हैं और स्टैटिक्स में 65 मार्क्स स्कोर करते हैं, तो ये 2 सेगमेंट मिला के 140 मार्क्स आपके होते हैं। रही बात की करंट अफेयर्स के, तो करंट अफेयर्स के 3 क्वेश्चंस 140 मार्क्स में आप 20 टॉपिक्स यदि कवर करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि ये भी प्रिडिक्टेड होता है। जैसे कि पिछले दिनों देखेंगे ब्रिक्स आसियान से क्वेश्चंस किए गए, जैसे कि अपकमिंग एग्ज़ाम में संभवतः कि श्रीलंका से क्वेश्चंस करें, क्वाड से क्वेश्चंस करें, तो इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। उसके भी ड्राफ्टिंग जो होगी वो तो मैं प्रोवाइड करूँगा ही, लेकिन आपको ये प्रयास करना होगा कि इन तीनों सेगमेंट, क्योंकि ये आसान सेगमेंट है, प्रिडिक्टेड सेगमेंट है, तो इसमें 200 मार्क्स स्कोर करें। इसके लिए आपकी आंसर ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ कि आंसर ठीक से लिखें। आज मौर्य कला का मैंने इंग्लिश सेगमेंट में दिया है, ये इसका हिंदी सेगमेंट है, जिसको कि आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मौर्य कला। आप पहले जान लें कि 38 मार्क्स में आप जो क्वेश्चंस ड्राफ्ट करेंगे वो 5.5 पेजेस या फिर 6 पेजेस में आप अपना आंसर लिख सकते हैं, जैसा कि लिखा गया है। अपने अधिक से अधिक मार्क्स लाने के लिए फ्लो चार्ट, डायग्राम इत्यादि का आप इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आपका मार्क्स ज़्यादा स्कोर हो। सो हम स्टार्ट करते हैं। इसको आप देख सकते हैं। मौर्य कला। मौर्यकालीन कला अपनी उत्कृष्टता, भव्यता, वैज्ञानिकता, जनमानस की कल्पनाशीलता तथा शासक वर्ग एवं जन अभिरुचि को स्पष्ट परिलक्षित करती है। मौर्यकालीन कला को कलात्मक दृष्टिकोण से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, या अध्ययन के दृष्टिकोण से 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, खंड क में राजकीय या दरबारी कला, खंड ख में लोक कला। फिर हमने एक फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया है, जिसमें आप देखेंगे मौर्यकालीन कला, जिसको कि हमने बॉक्स में लिखा है, उसको डिवाइड किया है। राजकीय कला या दरबारी कला, लोक कला और मूर्ति कला, जिसे कि राजकीय कला और दरबारी कला, इसे भी हमने बॉक्स में दिखाया है। जिससे कि ये स्कोरिंग पार्ट है, जिसको कि आपको करना है। आगे चलते हैं इसमें राजकीय कला या दरबारी कला में। फिर हमने इसको डिवीजन किया है राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, गुहा विहार, मूर्तिकला। दूसरे साइड लोक कला, मूर्तिकला में देखेंगे यक्ष, यक्षी की मूर्ति, तीर्थंकर की मूर्तियाँ और मृण्य मूर्तियाँ। नेक्स्ट अपने सेगमेंट में आगे बढ़ेंगे। राजकीय कला। राजकीय कला राजा के आदेश तथा निर्देश पर राजकीय कलाकारों द्वारा बनाया जाता था। इसमें मुख्यतः राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, गुहा विहार, पाषाण वेदिका इत्यादि आते हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका में पाटलिपुत्रा को व्यवस्थित शहर बताया है। शहर की लंबाई 9.5 मील और चौड़ाई 1.5 मील था। इसके चारों ओर 650 फीट चौड़ी खाई का उल्लेख है। इस नगर को लकड़ी की दीवार से घेरा गया था, जिसमें कि 64 दरवाजे आने जाने के लिए थे, जो काफ़ी सुरक्षित तथा अभेद थी। अब इसमें पहला सेगमेंट है हमारा राजकीय और दरबारी कला का, राजप्रसाद या रॉयल पैलेस। यहाँ है राजप्रसाद का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कुम्हारा में किया गया था। एरियन ने
और हाईलाइटेड पॉइंट जो लगे उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में दे सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। एरियन ने इसकी प्रशंसा की है, फायान ने इसे देव निर्मित बताया है। इसमें एक सभा भवन का अवशेष प्राप्त हुआ है जिसकी लंबाई 140 फीट, चौड़ाई 120 फीट थी। इसके फर्श तथा छत लकड़ी से निर्मित थे। सभा भवन में 84 पाषाण स्तंभ थे। उसके बाद इसके दूसरे सेगमेंट स्तंभ पे आते हैं। स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा किया गया। यह एकाश प्रकृति की है। यह नीचे से ऊपर की ओर पतली होती है। इसमें चुनार की बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है जो काली पॉलिश की गई है, जिसमें यह आज भी चमकीली है। इसमें मुख्यतः सांची का चतुर्थ शीर्ष स्तंभ, सारनाथ का चतुर्थ शीर्ष स्तंभ इत्यादि है। इसके शीर्ष पर जहाँ अधोमुखी कमल है उसके ऊपर काठ पर पशु बैठाया गया है। इन पशुओं में सिंह, बैल, वृष इत्यादि है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एकाश स्तंभ है जिसमें आप समझ सकते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं जैसे पशु यहाँ बैठाया गया है, तो पशु को यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे काठ देख सकते हैं, अधोमुखी कमल को भी आप देख सकते हैं। इस तरह से आप एक एकाश स्तंभ का एक फ़ोटो आप बना सकते हैं। फिर थोड़ा सा आगे ये स्कोरिंग होगा जिसमें कि आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाए। फिर आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, उसमें हम आते हैं स्तूप पे। स्तूप का निर्माण बुद्ध तथा बौद्ध भिक्षुओं के भग्नावशेष पर किया गया था। बौद्ध परंपरा अनुसार सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। यह स्तूप पक्की तथा कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित हैं जिसके शीर्ष पर हर्मिका काठ या पत्थर द्वारा निर्मित है। यह गुंबदाकार है। मौर्यकालीन स्तूप वेदिकाओं से घिरे होते थे। वेदिका तथा स्तूप के मध्य स्थान को प्रदक्षिणापात कहा जाता था। अब कुछ हम स्तूपों का यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे, जैसे सांची स्तूप श्री राजधानी सारनाथ, धामक स्तूप सारनाथ, धर्मराजिका स्तूप तक्षशिला। फिर यहाँ पे देखेंगे हमने स्तूप का भी फ़ोटो बनाया है जिसको आप समझ सकते हैं, और जिसमें कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। और ऊपर में देखेंगे छत है, फिर हर्मिका है जिसको कि आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को, और समझ सकते हैं। यहाँ प्रदक्षिणापात है, यहाँ पे छत देख सकते हैं आप। इस तरह से आप बना सकते हैं। ये भी आपका स्कोरिंग पार्ट होगा क्योंकि एक क्वेश्चंस में 2 फोटो चले गए हैं। उम्मीद तन कि इसमें 26, 27, 28 मार्क्स तक आपको मिल जाए। आगे चलते हैं कि गुहा विहार। गुहा विहार का निर्माण मुख्यतः अशोक तथा उसके प्रपोत दशरथ द्वारा किया गया। इसमें पर्वतों को काटकर उसके अंदर 1 या 2 कमरे बनाए जाते थे। ये मुख्यतः अंडाकार, आयताकार, वर्गाकार होते थे। अशोक द्वारा निर्मित सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़, विश्व चौपड़ी, बरगद गुफा, बराबर की पहाड़ी में, और दशरथ ने लोमस ऋषि का गुफा, नागार्जुन पहाड़ी में गोपिका गुफा, फिर हर्मिका और ब्रजकिका का निर्माण कराया था। तो जैसे देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल भी गुहा विहार के दिए गए हैं, जिसमें कि अशोक द्वारा जो निर्मित है सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, विश्व झोपड़ी, बरगद गुफा, ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। और फिर बराबर में जो दशरथ द्वारा बनाया गया लोमस ऋषि का गुफा, फिर नागार्जुन पहाड़ी में गोपिका गुफा, बहिर्ता और ब्रजकिका का निर्माण कराया गया। इसे सम्राट अशोक तथा दशरथ ने आजीवक संप्रदाय को दान किया। आजीवक संप्रदाय को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं और इस प्रकार से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट दरबारी कला व राजकीय कला के आखिरी पार्ट पे, जो कि मूर्ति कला है। मूर्तियों का निर्माण पत्थरों तथा पहाड़ियों पर उकेर कर किया जाता था। इसमें मुख्यतः धौली उड़ीसा में चट्टान को काटकर बनाया गया हाथी की आकृति है। हाथी की मूर्ति जीवित प्रतीत होती है। तो ये सिंपल सा आप दे सकते हैं और इसे धौली को अंडरलाइन कर सकते हैं, हाथी की मूर्ति को कर सकते हैं। फिर हम आते हैं लोक कला। इसे हमने बॉक्स में दिखाया है जो कि आप देख सकते हैं। फिर हमने लिखा है कि लोक कला के अंतर्गत पत्थर, मिट्टी इत्यादि से बनाई गई मूर्तियां हैं। इसमें यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां प्रमुख हैं। उदाहरण: पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षी की मूर्ति, चमार ग्राहिणी यक्षी की प्रतिमा, लोहानीपुर पटना से 2 नग्न पुरुषों की मूर्तियां इत्यादि, जिसे अजातशत्रु तथा उदयन के रूप में पहचान की गई है। तो इस तरह से लोक कला दिखा सकते हैं। थोड़ा सा मृण मूर्ति पे मैंने पैराग्राफ चेंज करके समझाया, लिखा है। संभवतः मृण मूर्तियों का निर्माण पशु, पक्षी, खिलौना तथा नर नारी आदि के रूप में किया गया, जिसे पूजा या बच्चों के खेलने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये संभवतः है, क्योंकि इस कंफर्म नहीं बताया जा सकता है।
तो इस तरह से लोक कला को यहाँ पे लिखा गया है। निष्कर्ष यहाँ नहीं देख के यहाँ देखेंगे आप, निष्कर्ष में लिखा गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको डायनेमिक बनाना है, प्रेजेंट सिनेरियो से भी जोड़ना है। तो देखिए कैसे, संपूर्ण विश्लेषण के आधार पे ये कहा जा सकता है कि मौर्य कला अपनी वैज्ञानिकता मतलब साइंटिफिक और उत्कृष्टता मतलब ग्रेटनेस के लिए भव्य थी। जो प्रस्तुति में धर्मनिरपेक्षता, जो कि आप समझ सकते हैं कि ये वर्तमान समय की एक सेकुलरिज्म इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। उदारता और प्रगतिशीलता को परिलक्षित करता है। तो इसे हमने वर्तमान सिनारियो से जोड़ा है। फिर आगे, भारत सरकार ने सारनाथ के चतुर्शीर्ष स्तंभ को भारत के राज्य चिन्ह, तो भारत के राज्य चिन्ह को सिंगल इन्वर्टेड कोमा अंडरलाइन किया गया है के रूप में अंगीकृत किया है। अपनी विशिष्टताओं के कारण यह भारतीय कला की उत्कृष्ट देन है। इस प्रकार से आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। ये आपका मौर्य कला पे कंप्लीट एक आंसर है, जिसको कि आप लिख के याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में हूबहू लिख सकते हैं और अधिक से अधिक मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। धन्यवाद मित्र।